हेलो गाइस। एग्ज़ाम के अंदर आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है आप उसे अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट जब इंग्लिश में राइट करने की बात आती है एग्ज़ाम में तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि हम आंसर बना करके लिखते हैं और जो हम बना करके लिखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं डेफिनेशन के अंदर। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा विद द डेफिनेशंस, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट यानी कटे नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैटर किसे कहते हैं? द मैटर इज़ द मटेरियल ऑफ विच everything in this universe in and around us is made up of in different shape। तो मैटर जो है वो एक मटेरियल है जो कि यूनिवर्स में यानी दुनिया में हर जगह पाया जाता है। इन एंड अराउंड अस, मैटर हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स, और मैटर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी शेप हर जगह अलग अलग पाई जाती है। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। यानी कोई भी चीज़ जिसके पास स्पेस होता है, ऑक्यूपाई का मतलब होता है होना या पाया जाना। कोई भी चीज़ जिसके पास स्पेस है, स्पेस माने जगह, यानी जो बैठने पर या रखे जाने पर जगह घेरती है, जैसे एक गाय, एक भैंस, एक मेल, एक फीमेल, एक ट्रक। कोई भी चीज़ जब हम इन्हें कहीं पर रखते हैं तो ये स्पेस को घेरते हैं। साथ ही साथ दे हैव मास, मास माने वजन, इनका वज़न भी होता है। गाय, भैंस, मेल, फीमेल, ट्रक, इन सब में वज़न होता है ना। तो ये सभी कहलाते हैं मैटर। और जब भी कोई चीज़ इन्हें परेशान करती है तो ये उसे हटाने के लिए फोर्स भी लगाते हैं। दे ऑफर रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, यानी इनके पास फोर्स भी होती है। तो ये मैटर की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बनता है। किससे बनता है? पार्टिकल्स से। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो वो पार्टिकल्स से बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। मान लीजिए एक मेल है। अब उस मेल का जो हाथ है वो भी एक बॉडी का पार्ट है, जो उस मेल का पैर है वो भी एक बॉडी का पार्ट है, जो उस मेल का सिर है यानी हेड वो भी एक बॉडी का ही पार्ट है। तो अब आप ये मान लीजिए कि जो हाथ है, पैर है और जो सिर है ये पार्टिकल है, और हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक मैटर है। समझ में आया? हमारी पूरी बॉडी क्या है? मैटर है, और हाथ, पैर, सिर ये क्या है? पार्टिकल्स हैं। अब थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। इसी फ़ोटो में जो मेल है, अगर मैं पर्टिकुलर उसके हाथ की बात करता हूँ तो जो हाथ है अगर हम उसे मैटर मानते हैं, अगर हम हाथ को, केवल हाथ को ही मैटर मानते हैं तो उसमें जो फिंगर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स। क्योंकि फिंगर्स किसका पार्ट है? मैटर का। तो वो क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स। यानी बिना फिंगर्स के हाथ तो नहीं बन सकता। ओके, यानी बिना पार्टिकल्स के मैटर नहीं बन सकता। पार्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं उसी फ़ोटो के अंदर जो फिंगर्स हैं उनको मैं क्या मानता हूँ? मैं उनको अब मैटर मानता हूँ। उन फिंगर्स को मैं क्या मानता हूँ? मैटर मानता हूँ। तो फिर जो फिंगर्स में हमारे नाखून हैं, नेल हैं, वो पार्टिकल्स हो जाएंगे। क्योंकि जो फिंगर्स हैं अगर आप उन्हें मैटर मान रहे हो तो मैटर तो पार्टिकल्स से बनते हैं, तो जो नाखून हैं उन्हें हम पार्टिकल्स मान लेंगे। तो आप देख रहे हैं जितना छोटा आप मैटर करते जा रहे हैं उतना छोटा ही पार्टिकल्स का साइज़ भी होता जा रहा है। अगर हम नेल को यानी अपने नाखून को मैटर मानेंगे कि ये मैटर है, तो फिर जो नाखून के जब हम टुकड़े कर देते हैं तो जो छोटे छोटे पीसीस होंगे उस नाखून के, उन्हें हम पार्टिकल्स कहेंगे।
क्योंकि जब उन नाखून के टुकड़ों को मिलाया जाएगा तभी पूरा हमारा नाखून यानी नेल बनेगा, मैटर बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर जो होता है जितना उसका साइज़ छोटा करते हैं पार्टिकल्स का साइज़ भी उतना छोटा हो जाता है। यानी पार्टिकल का साइज़ फिक्स नहीं होता, पार्टिकल्स कभी कभी इतने छोटे भी होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आइज नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पार्टिकल्स की कुछ करेक्टरिस का मतलब होता है खासियत पढ़ने वाले हैं, और एग्ज़ाम के अंदर हमसे ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे करेक्टरिस ऑफ पार्टिकल्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 करेक्टरिस दी हुई हैं, 1 2 3। इनमें जो ब्लैक करके लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दूसरा लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और तीसरा लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 करेक्टरिस हैं पार्टिकल्स की। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आप केवल ये ब्लैक वाला ही लिखेंगे, बाकी आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इनका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर टीचर आपसे इनका एक्सप्लेनेशन भी मांगता है तो फिर आप इन्हें एक्सप्लेन भी करेंगे, अदरवाइज़ आप केवल ये ब्लैक वाला पार्ट ही लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कोई भी मैटर हो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के वो मैटर बना होता है, वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, देखो मैंने यहाँ पे ये बोला है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं, बट मैंने ये तो नहीं कहा ना कि वो कितनी तेज़ी से मूव करते हैं या कितनी स्पीड से मूव करते हैं। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, दे माने पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। पॉसेस का मतलब होता है भरा हुआ होना, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी से भरे हुए होते हैं। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, अगर कोई बाइक चल रही है, अगर पंखा घूम रहा है, अगर हवा चल रही है, अगर कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, मतलब कि अगर कोई दौड़ता है या तेज़ी से चलता है या कोई मूवमेंट करता है तो उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अभी मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो मेरा जो माउथ है वो बार बार हिल रहा है, तो वो भी एक काइनेटिक एनर्जी है। ओके, जब आप स्कूल जाते हैं पैदल चल के या बाइक पे तो आपकी बाइक के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब आप क्लास में पैदल एंट्री करते हैं पैदल, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होता है। तो एनीथिंग जो मूव करती है हम ये बोलेंगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी से भरे होते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है यानी कोई चीज़ गर्म होती है या गर्मियाँ आती हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम दौड़ते हैं तो जब हम तेज़ दौड़ना शुरू करते हैं, जब हम स्पीड में दौड़ना शुरू करते हैं उस समय हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, दौड़ने की जो क्षमता होती है वो भी हमारी बढ़ जाती है। इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका जो मूवमेंट होता है वो भी तेज़ हो जाता है। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। This shows that there is enough space between particles of matter. अब समझिए मेरी बात। अब जब भी हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि एक टाइप के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह यानी स्पेस को बना लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप जब नींबू पानी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले गिलास लेंगे, उस गिलास के अंदर हम पानी भरेंगे, उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालेंगे और फिर आप उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डालेंगे, फिर आप नींबू डालेंगे। लेकिन आप आधे घंटे तक रखा रहने दीजिए पानी को, आधे घंटे तक या 10-15 मिनट तक, तो आप देखेंगे उस पानी के अंदर जो चीनी के दाने थे, जो नमक के दाने थे,
वो गायब हो चुके हैं, वो डिसअपियर हो गए हैं। तो क्वेश्चन नहीं उठता आपके दिमाग में कि आखिर वो जो चीनी के दाने थे वो कहाँ गए उस पानी के अंदर? अभी तो दिखाई दे रहे थे लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे। वो नमक के दाने कहाँ गए? अभी तो दिखाई दे रहे थे लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल होता क्या है कि वाटर जो है एक मैटर है। वाटर यानी पानी क्या है? एक मैटर, क्योंकि वाटर में वजन होता है, मास होता है, और वो जगह भी घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो एक मैटर है। अब क्योंकि वाटर एक मैटर है, और मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स से, तो वाटर में भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी मैटर हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस, गैप होता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्या होता है? गैप है। दिखाई दे रहा है आपको? ओके। तो जब हमने चीनी या नमक डाला उस पानी के गिलास के अंदर, तो चीनी जो नमक थी उनके जो पार्टिकल्स थे वो जा कर के उन पार्टिकल्स के बीच में घुस गए जो पार्टिकल्स वाटर के थे। यानी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर चीनी और नमक के पार्टिकल्स जाके सेट हो गए, और इसीलिए हमें चीनी और नमक दिखना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। कैसे? आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, कैन वी डू दिस? अगर आप अपने बाथरूम में जाएंगे या किचन में जाएंगे और वहाँ पर जो नल लगा हुआ है आप उसे खोलेंगे, तो वहाँ से पानी की एक तेज़ धार निकलती है। नल में से पानी की एक तेज़ धार निकलती है। धार माने स्ट्रीम। स्ट्रीम ऑफ वाटर कम आउट फ्रॉम द टैप। पानी की एक धार निकलती है। जब आप उस पानी की धार में बीच में अपनी उंगली लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी उंगली की वजह से वो पानी की धार जो है वो बीच में से कट जाती है। क्या हो जाती है? बीच में से कट जाती है, यानी ब्रेक हो जाती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही आप उंगली हटाते हैं तो वो पानी की धार जैसी थी वैसी ही हो जाती है। क्या ऐसा होता है कि आपने एक बार उंगली लगा दी, पानी की धार ब्रेक हो गई, और आपने जब उंगली हटा ली तब भी वो ब्रेक ही है? क्या आपने आज तक देखा है ऐसा? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। क्योंकि जो पानी होता है वो एक मैटर है और वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, और जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कोई भी मैटर हो, वाटर के अलावा कोई भी मैटर हो या वाटर खुद हो, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। यानी पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो आपस में एक तरीके से चुंबक से बन जाते हैं आपस में। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुम मुझे छोड़ियो। इसी वजह से जब हम उंगली हटाते हैं तो क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से वो पानी की धार जो स्ट्रीम है वो बिल्कुल वैसी हो जाती जैसी वो पहले थी। तो इससे प्रूव होता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमने पानी की यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स देख ली। पहली कैरेक्टर्स क्या थी? कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दूसरी कैरेक्टर्स क्या थी? पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। और तीसरी कैरेक्टर्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड लाइन कर दी है ना, इन सबको हमें नहीं पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, लिखा है स्टेट ऑफ मैटर। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि मैटर का, अगर आपके स्कूल में आपसे टीचर पूछते हैं कि भाई बताइए मैटर कितने टाइप के होते हैं या मैटर का फिजिकल स्टेट कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ऑब्वियसली हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो 3 तरह की पाई जाती हैं। या तो वो सॉलिड होगी, जैसे कि हमारी बॉडी सॉलिड है, हमारे घर में रखा सिलेंडर सॉलिड है, हमारे घर में पड़ी चेयर सॉलिड है, बाहर बैठा कुत्ता सॉलिड है, गाय सॉलिड है। ओके, तो या तो कोई भी मैटर जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, जैसे दूध, पानी, दही, खीर, तेल, ये सब।
और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हमारे मुंह में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो रहता है वो चीज़। तो तीन ही चीज़ के अंदर हमारे जो होते हैं मैटर वो पाए जाते हैं। अब इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है आपको इसे भी नहीं पढ़ना है, आप मुझ पे ट्रस्ट करिए। जो पेपर में आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा उसे पढ़ के हम क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें अपना। ओके, सो वी विल नॉट रीड दिस। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक क्या किया था? अभी तक हमने ऊपर इस जगह पर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स की ही, लेकिन तीनों स्टेट की अलग अलग, सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग और गैस की अलग। तो पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला पॉइंट है हैव डेफिनेट शेप, यानी जितने भी सॉलिड होते हैं उनका जो शेप होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। यानी कि एक मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रिक। ब्रिक माने ईंट। एक ईंट है, अब आप उस ईंट को थाली में रख दीजिए तब भी वो उसी शेप की होगी, आप उस ईंट को तसले में रख दीजिए तब भी वो उसी शेप की होगी, और आप उस ईंट को ज़मीन पर रख दीजिए तब भी वो उसी शेप की होगी। तो कोई भी सॉलिड हो उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। दूसरा, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। जो बाउंड्री होती हैं वो भी क्या होती हैं? फिक्स होती हैं सॉलिड की। जैसे कि ईंट है, आप उसके चारों तरफ देखिए, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप की है तो वो रेक्टेंगुलर शेप की ही रहेगी। उसकी जो बाउंड्री है, अगर वो ईंट कोने से पैनी है, पैनी क्योंकि ईंट थोड़ा कोने से नुकीली होती है ना, नुकीली, तो वो नुकीली ही रहेगी जब तक आप उसे तोड़े नहीं। ओके, ऐसे ही आपके घर की थाली, वो भी तो सॉलिड है। अब वो नीचे से देखा जाए तो एकदम चिकनी होती है और गोल होती है, तो वो वैसी ही रहती है, चेंज नहीं होता। थर्ड पॉइंट, हैव रिगिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने की आपको ज़रूरत है। सॉलिड जो होते हैं वो रिग्ड होते हैं। रिग्ड का मतलब होता है कठोर। आपको पता ही है सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उन्हीं को हम बोल सकते हैं रिग्ड होते हैं सॉलिड। एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी की हिंदी में आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी जिसे दबाया नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए, कोई भी सॉलिड ले लीजिए, आप ईंट ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, क्या आप उसे दबा सकते हैं हाथों से? इम्पॉसिबल, हम उसे दबा नहीं सकते। हाँ, तोड़ सकते हैं बट हम उसे दबा नहीं सकते एटलीस्ट, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि डू नॉट कंप्रेस, हम उन्हें दबा नहीं सकते। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ऐसा क्यों? ओके, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इस जगह पर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो सॉलिड होते हैं, यहाँ पर जो सॉलिड होते हैं वो, उनके जो मैटर होता है उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी स्पेस भी होता है। कोई भी पार्टिकल हो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और स्पेस भी होगा। लेकिन सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। वाटर के कंपेयर में या गैस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ खींचते हैं। इसी वजह से इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो वो घुल जाती है, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। लेकिन जो हमारे घर में ईंट रखी हुई है, ईंट, आप उस ईंट पे वो चीनी डाल दीजिए, आप चाहे 1 दिन रखिए या 2 दिन रखिए, वो चीनी वहाँ से जाएगी नहीं जब तक उसे कोई खा ना ले, क्योंकि वो चीनी मिक्स नहीं हो सकती उस ईंट के साथ। क्योंकि जो ईंट है एक सॉलिड है और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता। क्यों नहीं होता स्पेस? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनके बीच में स्पेस नहीं होता। और जब स्पेस नहीं होगा ईंट के पार्टिकल्स के बीच में, तो फिर चीनी के पार्टिकल्स कैसे चले जाएंगे उनके अंदर? ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, दे आर इनकम्प्रेसिबल। फोर्थ पॉइंट है हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना, कि जब हम सॉलिड को कहीं भी रखेंगे तो वो उतनी ही जगह घेरेगा हर जगह पर जितनी वो एक जगह पर घेरता है। तो वॉल्यूम माने जगह घेरना, जो कि डेफिनेट होता है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इसे कुछ भी नहीं पढ़ना, हम सीधे आते हैं लिक्विड की बात करते हैं। चलिए, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला पॉइंट है हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना, बह जाना। पानी जो होता है बह जाता है। आप अगर मग्गे से पानी डालेंगे फर्श पे, आप देखेंगे वो चलना शुरू कर देगा। यहाँ पर जो लिखा है आई ई का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स।
ओके, उसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आई। तो आई दे आर नॉट रिग्ड, यानी जो लिक्विड होता है वो कठोर नहीं होता, वो रिग्ड नहीं होता। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है लो कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, वाटर हमने यहाँ पढ़ा था अभी सॉलिड के अंदर कि जो सॉलिड होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इन्हें दबाया ही नहीं जा सकता। लेकिन लिक्विड में लिखा हुआ है लो कंप्रेसिबल, यानी हम इन्हें दबा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही दबा सकते हैं। यानी कि अगर आप एक काम करिए, आप एक पाउच लीजिए पानी का, उस पाउच को आप दोनों हाथों से दबाइए, आप उसे दबा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दबा सकते। ओके, ज़्यादा दबाएंगे तो वो फूट जाएगा। तो लिक्विड जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसे दबाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट ज़्यादा भी नहीं दबाया जा सकता। थर्ड पॉइंट, नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री। लिक्विड की ना तो कोई शेप होती है ना ही कोई बाउंड्री होती है। दे टेक द शेप ऑफ द वैसल, वैसल माने बर्तन, जिस बर्तन में उसको रखते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। डी पॉइंट, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ऑलराइट, अब जो इसके नीचे लिखा है वो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, हम सीधे आगे चलते हैं। गैसियस स्टेट की बात करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। हैव फ्लूइडिटी, यानी ये भी बह जाती है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी हम गैस को सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ लीजिए, उन्हें बंद कर दीजिए, तो अब आप बोलेंगे सर हमारे दोनों हाथ तो खाली हैं। नहीं यार, उनमें गैस भरी हुई है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि हम इजीली उसको दबा सकते हैं गैस को, इसलिए हम दोनों हाथों का आपस में चिपका लेते हैं। जब हम अपने हाथों से कहीं पर भी ताली बजाते हैं, क्लैप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को दूर से एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं। तो बीच में जो बहुत सारी गैस होती है, आपने देखा, हम उसे दबा देते हैं अपने हाथों से और दोनों हाथों को मिला करके हम क्लैप कर देते हैं। अगर गैस के पार्टिकल्स कंप्रेसिबल नहीं होते, उन्हें दबाया नहीं जा सकता, तो फिर हम कभी भी ज़िंदगी में क्लैप यानी ताली नहीं बजा सकते थे। समझ में आया आपको? तो गैस को हम बहुत ही ईजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। बट क्यों गैस कंप्रेसिबल क्यों होती है सबसे ज़्यादा? उसका रीज़न है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन बिल्कुल कम होता है, निगेशिएबल, ना के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते ही नहीं, ज़्यादा करते हैं थोड़ा बहुत, बट ना के बराबर करते हैं। इसीलिए जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसके चलते वो कंप्रेसिबल ज़्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट, हैव नो डेफिनेट बाउंड्री। फोर्थ पॉइंट, हैव नो डेफिनेट शेप। एंड फिफ्थ पॉइंट, हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। ये तो बहुत ईजी, आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, नीचे का हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बोल रहा है कि वाटर कैन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है हिंदी में पाया जाना, यानी धरती पर वाटर 3 तरह के स्टेट्स में पाया जाता है। पहला सॉलिड, अगर वाटर सॉलिड है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइस। दूसरा लिक्विड, अगर वाटर लिक्विड है तो हम उसे बोलते हैं वाटर या मिल्क या तेल। एंड तीसरा गैस, अगर वाटर गैस की फॉर्म में है तो उसे बोलते हैं वाटर वेपर। समझ में आया? ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू वेपर। जब भी हम आइस को यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को मेल्ट करते हैं तो वो पहले वाटर बन जाता है, उसके बाद जब हम वाटर को और ज़्यादा हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, अब इसके नीचे का हमें ये सब नहीं देखना है, हम सीधे आते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं आपको पता है? मेल्ट माने क्या होता है, पिघलना। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेटल टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा तो इतना ही लिखना है आपको डेफिनेशन, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है लिक्विड बनने के लिए, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड पिघल करके लिक्विड बनना शुरू कर देता है एक प्रेशर के अंदर, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अगर हम एक बर्फ़ को पिघलाते हैं, आइस को, तो वो सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए एक अलग टेम्परेचर उसे चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा आइस का। ओके, याद रखिए लोहे को भी पिघलाया जा सकता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तब जा कर के वो लिक्विड बनता है। ओके, इसी तरीके से हम तांबे को, सोने को, गोल्ड को, इन सबको भी पिघला सकते हैं, तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन अलग अलग होता है। ओके, तो आपको इन सब का मेल्टिंग पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें
आइस का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 केल्विन, के माने केल्विन, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन। आप यहाँ पे 0.16 को भूल जाइए, आप बस 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस याद कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आप बोल देना 0 डिग्री सेल्सियस। वो कहे नहीं केल्विन में बताओ, तो आप बोल देना 273 केल्विन। ओके, लेकिन एक बात नोट करिए, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन थ्रो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ तो पिघल करके पानी बन जाती है, लेकिन जो बर्फ़ का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का टेम्परेचर जो बर्फ़ पिघल के बनी है वाटर, वो दोनों सेम रहते हैं। यानी जब हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो वो गर्म होती है और वो पिघल करके वाटर बन जाती है, फिर भी बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में कई बार आ चुका है कि वाई द आइस टेम्परेचर डज नॉट चेंज इवन आइस हीटिंग फॉर मेल्टिंग इनटू वाटर। आइस का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता जबकि हम उसे गर्म करते हैं ताकि वो वाटर बन जाए। तो उसका आंसर क्या है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। ये जो लेटेंट हीट है ये पूरी की पूरी यूज्ड अप यानी खर्च हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। ओके।